नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। मैं स्वागत करता हूं हमेशा की तरह अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत विशेष महीने की, जिसको कहा जाता है खरमास। बड़ा लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति है कि खरमास होता क्या है, क्यों कहा जाता है इसको खरमास। बहुत से लोग खरमास और मलमास दोनों को एक ही बात मानते हैं। मलमास की भी बात कहूं तो लोग कहते हैं फिर अधिक मास क्या है, पुरुषोत्तम मास क्या है। दोनों तीनों शब्द उसमें बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन परंपरा और अर्थ एकदम अलग है। मैं कोशिश करूंगा आज दोनों बातों को इसी वीडियो में कवर करूं। अगर लंबा हो गया तो फिर हम मलमास की बात अलग से करेंगे। आइए पहले चर्चा करते हैं खरमास के बारे में। अब नाम से आप जान पा रहे हैं खरमास। एक विशेष बात बता दूं कि आज 15 दिसंबर 2024 है और आज रात को ही सूर्य धनु में जाने वाले हैं, यानी कि धनु संक्रांति होने वाली है। और धनु संक्रांति के दिन ही ये खरमास आरंभ होता है। खरमास साल में 2 बार आता है, और पहला जब धनु संक्रांति होती है यानी सूर्य का प्रवेश धनु में होता है, और दूसरा जब मीन संक्रांति होती है, जब मीन में धनु का प्रवेश होता है। इस खरमास को, या कहूं तो इन दोनों महीनों के खरमास को अच्छे कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। यही कारण है कि इन दोनों महीनों में विवाह जैसे शुभ कर्म नहीं किए जाते, अच्छे काम नहीं किए जाते। विवाहों जैसे कार्यों पर तो एकदम रोक लग जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा है क्यों? इसके पीछे बड़े ऐतिहासिक और पौराणिक कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो उस समय की स्थितियों को देखते हुए बनाए गए, और कुछ कारण ऐसे हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जिसकी वजह से हम लोग आज भी खरमास मनाते हैं। इसका तो एक तो 2 कारण हो गए। एक तो हमारी परंपराएं हैं, उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, परंपराएं, रीति रिवाज। और दूसरे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ बदली नहीं, कुछ ना कुछ उनका असर अब भी वैसा ही बना है जैसे उस काल में था, तो हमको उसको निभाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप देखें कि भारतीय ज्योतिष में राशि का निर्धारण होता है चंद्रमा से, लेकिन पाश्चात्य ज्योतिष में यह निर्धारण होता है सूर्य से। अब यहां सूर्य की जब संक्रांति होती है, सूर्य जब दूसरी राशि में जाता है तो उसको हम संक्रांति बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं, तो हर एक महीने में सूर्य एक अगली राशि में चला जाता है। इसको हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। ये संक्रांति बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी असरकारक होती है। अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। एक संक्रांति का नाम तो आप सबने बहुत सुना है, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। बाकी संक्रांतियों के बारे में लोग बात थोड़ा कम जानते हैं। हम आज बात करेंगे खरमास की। ये 2 संक्रांतियों से, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, धनु संक्रांति और मीन संक्रांति, इन 2 संक्रांतियों का नाम है खरमास। दरअसल हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं, धनु और मीन, इन दोनों राशियों में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो खरमास आरंभ हो जाता है, और ऐसे में विवाह जैसे जो मांगलिक कार्य होते हैं वो रोक दिए जाते हैं। अब इसके पीछे भी एक लॉजिकल कारण ये भी कहा जा सकता है कि जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति को बड़ा शुभ ग्रह माना गया है विवाह के लिए। अन्य कार्यों में भी बृहस्पति बड़ा शुभ है, लेकिन ज्योतिष में सूर्य एक अलगावकारी ग्रह है। और अलगावकारी ग्रह होने के कारण से जब अगर सूर्य की स्थिति प्रथम या सप्तम भाव में कहीं बनती है, या सप्तमेश या लग्न के स्वामी के साथ बनती है, तो उसके कई अलगावकारी अर्थ भी निकल आते हैं, अगर अन्य स्थितियां भी अनुकूल ना हो तो ऐसी स्थिति में ज्योतिषीय दृष्टि से ये अनुकूल सप्ताह नहीं हुए, अनुकूल मास नहीं हुए, तो विवाह रोक दिया गया। दूसरी बात, अब धनु में जो संक्रांति हो रही है, जैसा कि मैंने कहा कि आज खरमास आज रात्रि 10 बजे के बाद से होने जा रहा है। 10 बजकर संभवतः 19 मिनट पर सूर्य का प्रवेश धनु में होगा और खरमास लग जाएगा। और कल से लेकर लगभग 1 महीने तक, करीब करीब 15 जनवरी तक ये सारे मांगलिक कार्य रुके रहेंगे। और उसके बाद जब सूर्य की संक्रांति मकर में होगी, उत्तरायण होगा सूर्य, उसके बाद ये मांगलिक कार्य फिर से शुरू होंगे। अब इसके पीछे एक लॉजिकल कारण तो ये माना जा सकता है कि इस दौरान सूर्य की किरणें बड़ी धीमी होती हैं और बहुत धीमे धीमे पृथ्वी पर पहुंचती हैं, उनका असर कम होता है, तो ये अवधि थोड़ी सी अशुभ कही जाती है। अब इसके पीछे एक कथा भी है, उस कथा का भी मैं आपसे जिक्र कर दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हमारे पुराणों में मार्कंडेय पुराण है एक, उसमें एक कथा आई है, लेकिन उस कथा को जानने से पहले हम खर के दो अर्थ भी समझ लेते हैं। संस्कृत में खर के दो अर्थ हैं, कई अर्थ हैं, मैं दो अर्थों की बात कर रहा हूं। एक अर्थ होता है खर मैंने गधा या गर्दभ, और दूसरा अर्थ होता है कठिन, कठिन कहिए या मुश्किलों से भरा हुआ। तो खरमास का अर्थ हुआ गर्दभ या गधे का मास महीना, और कठिनाइयों से भरा महीना। अब पहले वाले के सेंस में जरा एक कथा सुन लीजिए जो कि मार्कंडेय पुराण में आती है। मार्कंडेय पुराण में यह कहा गया कि भगवान सूर्य के रथ में जो 7 घोड़े लगे हुए हैं वो निरंतर चलते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। हम और आप धरती के जिस हिस्से में बैठे हैं वहां निश्चित रूप से दिन और रात होते हैं, इसलिए रात में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। लेकिन वस्तु स्थिति यह कि सूर्य कभी डूबता नहीं है, चूंकि पृथ्वी घूम रही है। जो हिस्सा उसका पृथ्वी के सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, जो नहीं होता है वहां रात्रि होती है। लेकिन जो हिस्सा उसके सामने नहीं है वही केवल रात्रि है ना, लेकिन जो उसका अपोजिट हिस्सा है वहां तो फिर भी दिन निकला हुआ है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, तो सूर्य निरंतर चलता रहता है। तो कहते हैं कि सूर्य देव जब अपने रथ में, जिसमें कि 7 घोड़े हैं, उनको लेके जब निरंतर चल रहे थे तो 2 बार उनको ऐसा लगा। एक समय यही जिसको हम खरमास कह रहे हैं, धनु संक्रांति के समय, और एक वो मीन संक्रांति के समय, यानी मार्च अप्रैल के बीच में। उन्हें ऐसा लगा कि उनके घोड़े बड़े थके हुए हैं, प्यासे हैं, इनको थोड़ा पानी पिलाया जाए। उनको एक तालाब दिखाई दिया, वो तालाब में उसको पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या हो गई, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य का रथ कभी रुकेगा नहीं, रुकता नहीं है, निरंतर चलना है। तो अब करें क्या? सूर्य का रथ तो रुकेगा नहीं, सूर्य तो निरंतर निकलेगा। तो उन्होंने एक काम किया, उनकी निगाह पड़ी, वहां पर 2 गधे घास चर रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि कुछ समय के लिए इन गधों को मैं अपने रथ में लगा लेता हूं, थोड़ा धीमा चलेगा रथ, लेकिन इस बीच मेरे घोड़े थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी पी लेंगे। तो उन्होंने उन गधों को अपने रथ में जोत लिया, उन दोनों गधों को। तो वो जो 2 गधे थे, उनकी वजह से, जिनको खर भी कहा जाता है, ये 2 महीने खरमास कहलाए। इस दौरान चूंकि घोड़ों की तुलना में गधों की गति बहुत कम होती है, तो इस दौरान उनकी गति चूंकि बहुत धीमी हुई, इसलिए उसको खरमास कहा गया। अब देखिए, ये तो हुई प्रतीकात्मक कथा। अब इसके वास्तविक अर्थ देखिए। मौसम बड़ा प्रतिकूल रहता है प्राय इन 2 महीनों में। आप आजकल तो थोड़ा समय में परिवर्तन भी हो गया, कुछ महीने आगे पीछे, कुछ ऋतुएं भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं, लेकिन जिस दौरान बनाया गया, पौष का जो महीना है, जहां से पौष आरंभ होता है 15 दिसंबर के आसपास, और उसके बाद का जो समय है वो बेहद सर्दी वाला समय होता है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राचीन काल में तो क्या सुविधाएं रही होंगी और कितनी अधिक ठंड रहती रही होगी। आजकल तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, उस समय वो सब चीज़ें नहीं थी। तो विवाह जैसे कर्म करना, जिसके लिए बड़ी दूर तक जाना होता था और बहुत सारे लोगों को लेकर जाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, और इस तरह के अन्य कर्म भी, जिनमें कुछ ज़मीन खरीदने का काम है, घर खरीदने का काम है, इस तरह के बड़े बड़े जो काम होते थे वो सब रोक दिए जाते थे। यही कारण कि मौसम आपके प्रतिकूल नहीं था। तो वैसे तो प्रतीकात्मक कथा में वो खरमास होगा, उसका अर्थ हो गया गधा, गधे वाला महीना, लेकिन उसका जो दूसरा अर्थ है मुश्किलों से भरा हुआ महीना, उसको तीक्ष्ण या कठिन कहा जाता है। खर को संस्कृत में दूसरे अर्थों में तीक्ष्ण और कठिन का मतलब ऐसा महीना जो आपके कार्यों के लिए बड़ा तीक्ष्ण है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है। यहां पर सर्दी एकदम बढ़ रही होती है, और जो वो चैत्र का महीना जब शुरू होने वाला होता है, मार्च अप्रैल के बीच में, उस समय सर्दी जा रही होती है। और जब मौसम का परिवर्तन होता है तो आप जानते हैं उस दौरान रोगों का प्रकोप बड़ा होता है। हमारे शास्त्रों में उन्हीं दोनों पीरियड में आपको नवरात्र इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जब मौसम परिवर्तित हो रहा होता है, खासतौर पे मार्च और अप्रैल में, जब रोगों की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उन दोनों ही स्थितियों में जो सूर्य की किरणें हैं, उनकी जो धूप है, वो बहुत धीमे धीमे से आती है और आपके शरीर पर बहुत धीमी पड़ती है। संभवतः इसीलिए उसको खरमास कह दिया। लेकिन उस प्रतीकात्मक कथा में सारी बातें छुपी हुई हैं, जो कि उस समय की कठिनता को, कठिनाई को, मुश्किलों को वर्णित करती हैं। तो ये है आपका खरमास। तो आज रात्रि से धनु में चले जाएंगे सूर्य, और धनु में जाने के बाद ये मास खरमास कहलाएगा। और कल से सारे मांगलिक कार्य, और जितने भी मांगलिक में 3 तो मैंने विशेष तौर पर आपको बताई थी, विवाह, कोई ज़मीन खरीदना या मकान वगैरह खरीदना, घर खरीदना, ये सब कार्य वर्जित हो जाते हैं। और करीब करीब 1 महीने चलेगा।
15 जनवरी की रात्रि या 16 जनवरी, मुझे समय एकदम याद नहीं है, और उस समय जब सूर्य की संक्रांति मकर में होगी तब ये खरमास समाप्त होगा। और उसके बाद फिर दूसरा जो खरमास है वो मीन राशि में सूर्य के आने पर प्रारंभ होता है, और जब वो मेष में जाते हैं तब वो खरमास समाप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो खरमास है, मौसम की प्रतिकूलता के कारण मुश्किलों से भरे हुए मास कहे गए, लेकिन शाब्दिक अर्थों में और कहानी में इनको खर मास कहा गया। तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जहां तक मल मास की बात है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें मल मास की चर्चा नहीं, सिर्फ इतनी सी बात बता दूं आपको। मल मास, खरमास जहां साल में 2 बार आता है, वहां मल मास 3 वर्षों में 1 बार आता है। मल मास दरअसल होता क्या है, सूर्य और चंद्रमा के जो वर्ष है, सूर्य की गति से जो वर्ष बनता है, जिसको हम कैलेंडर में देखते हैं वो सूर्य का वर्ष है, जो हमारी तिथियों वाला वर्ष है वो चंद्रमा का वर्ष है। इन दोनों के वर्षों में अंतर होता है। वो अंतर करीब करीब 1 महीने का हो जाता है 3 वर्षों में जाके, जिसका बाद में समायोजन करना पड़ता है एक 13वें महीने के रूप में। वो जो 13वां महीना होता है उसी को हम मलमास कहते हैं। इसका विस्तार से चर्चा मैं इससे ठीक अगले वाले वीडियो में करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अगले वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, ताकि आप समझ सकें कि मलमास क्या होता है और उसे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास भी क्यों कहा जाता है। और हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अधिक से अधिक उन दोस्तों को जरूर भेजिए जिसको ज्योतिष में दिलचस्पी है। आपकी टिप्पणियों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।